नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं लोकसभा की जो मतगणना थी 543 सीटों की पूरी हो चुकी है उस पर बात करूंगा। हालांकि देश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन के नाम पर जरूर एनडीए को 290 के आसपास की टैली आ रही है, वहीं 235, 34, 35 की टैली इंडिया गठबंधन के नाम से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें किसी भी दल को अभी तक बहुमत की जो लकीर होती है 272 की, वो पार नहीं की है। इस मामले में मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर ले चलता हूं, उसके बाद फिर मैं दूसरे मुद्दों पर बात करूंगा आपके सामने। तो पहले देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण
नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था
और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU.
So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the चोरों का by the टेंडर है, India? देखो We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. हाँ जी सिद्धार्थ बोलिए। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस को ज्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब ये आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहे, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाए। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी आपकी। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का
कुछ हिस्सा देखा। हमने पूरी बात सुनाने की पूरी कोशिश की है, हालांकि कुछ थोड़ा सा और बोलेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है और बाकी जो भी कुछ निर्णय होगा वो कल की मीटिंग पर छोड़ा गया है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक है। अब मैं आपके पास आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमट गई है। वहीं जो कांग्रेस शायद 44 पर थी वो 100 पार कर गई है। और नरेंद्र मोदी का जो आंकड़ा था जीत का वो बहुत मार्जिन पर आ गया है। ये मैं बात उठाना चाहता हूँ। 2-3 मुद्दे हैं उन पर बात करूँगा आपसे कि नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में 4.5 लाख वोटों से जीते थे। आज वही नरेंद्र मोदी मात्र 1,52,000 पर उनकी जीत अटक गई है। 1,52,000 वोटों से जीते हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी का जब शुरुआती रुझानों में रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वो हारे और ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई कई चैनलों ने। जिन्होंने हिम्मत की उन्होंने, मैंने भी अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। हालांकि मैंने ये भी लिखा कि बाद में भले ही जीत जाएं लेकिन पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसमें वो हार रहे हैं। तो एक बात तो ये रही कि शायद जो पारा नरेंद्र मोदी का वाराणसी में चढ़ता हुआ था वह पूरी तरह से अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जिस राम मंदिर की प्रतिष्ठा के मुद्दे को उन्होंने इतना जोरदार इवेंट बनाया था कि पता नहीं क्या होगा, पूरी धरती फट जाएगी और जाने क्या क्या हो जाएगा। यहाँ तक कि कर्नाटक में तो एक पोस्टर जारी हो गया था जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर बहुत ऊंची दिखाई गई थी और उनके हाथ में उंगली पकड़ करके राम को छोटा सा बच्चा लेकर के एक पोस्टर जारी हुआ था। उस अयोध्या में लल्लू सिंह नाम के जो एक प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें धराशायी कर दिया और कहना चाहिए कि उनको नकार दिया वहाँ से और वो चुनाव हार गए। वहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई है। अब मैं आपको बता दूं कि वही लल्लू सिंह हैं जो आरक्षण खत्म करने की बात करते थे, संविधान बदलने की बात करते थे, उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। तीसरी बात मैं अमेठी की करूँगा जिसमें राहुल गांधी को न जाने कितनी बुरी तरह से टारगेट किया गया। वो सीट भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है और उसमें जो एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के वो चुनाव जीत गए हैं, शर्मा जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कांग्रेस पार्टी का पीए, कभी कुछ, कोई स्टेनो, कुछ बातें इस तरह से करते थे। तो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर भी की थी कि नहीं, ये बात गलत है, वो कोई स्टेनो और कोई पीए नहीं बल्कि हमारे कार्यकर्ता थे। पिछले 40 साल से वो वहाँ काम कर रहे थे अमेठी में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी आदमी की इज्जत करना नहीं जानती, वो हमेशा हूटिंग करती है और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में उठाया गया है। आज उन्होंने अखिलेश यादव को बधाई दी। मैं अब समाजवादी पार्टी के ऊपर आता हूँ। समाजवादी पार्टी लगभग 37-36 सीटों पर विजयी होने वाली है। अभी रिजल्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं, देरी से रिजल्ट आने, देरी से चीज़ें जो परिणाम हैं आने से को लेकर के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित एनडीए के कुछ लोग चुनाव आयोग से भी मिले थे। उन्होंने शिकायत की थी कि प्रशासनिक स्तर पर यह देरी की जा रही है। तो हालांकि मैं जो हॉट सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें लखनऊ राजनाथ सिंह चुनाव जीत गए हैं। डिम्पल यादव मैनपुरी से भारी बहुमत से जीती हैं। और एक चीज़ और है, आरएलडी के पास जो 2 सीटें थी वो दोनों सीटें वो जीत गए हैं। और जो सहारनपुर की सीट थी जो उसको भी कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया है, जबकि लोग कह रहे थे कि वो चीज़ सीट हार जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर, मथुरा से हेमा मालिनी भी जीत गई हैं। और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया के जो चैनल थे वो मात्र 2 सीटें दिखा रहे थे समाजवादी पार्टी को, एक समाजवादी पार्टी को और एक कांग्रेस को। वो सीट
वो आंकड़ा आज 45 से शायद 47-48 तक पहुंच चुका है। कई चैनलों पे अभी मामला चल रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक अभी मामला ये है। अभी मैंने एक देखा था तो उसमें 250 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है एनडीए का, और शायद 270 के 72 के आसपास या थोड़ा सा ज़्यादा एनडीए गठबंधन अभी बरकरार है, उसको सीटें ज़्यादा मिली हुई हैं। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में क्या कुगत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये सबके सामने है। राजस्थान में देखिए 9 सीटें, बल्कि शायद 9 ही सीटें हैं शायद कांग्रेस जीती है, और 11 सीटें शायद भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जनता, दिल्ली की जनता ने जो निर्णय लिया है वो ही अचंभित करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर शायद जो एनालिसिस आ रहे थे उसमें ये साफ था कि कुछ सीटें ज़रूर इंडिया गठबंधन को मिलेगी, लेकिन वो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है। तो ये एक चीज़ ये है। वहीं पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी को, सारी सीटें कांग्रेस और एक सीट शायद आम आदमी पार्टी को गई है। इसी तरह से तमिलनाडु का पूरा नक्शा ही वही है जो पहले था, और वहाँ से डीएमके सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आगे आई है। बाकी सीटें इक्का दुक्का सीटें दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने खाते खोले हैं, केरला में खोला है, कर्नाटक में भी बढ़त बनाई है, और बाकी आंध्रा में भी है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल से पूरा प्रदेश छीन लिया है, और अपनी सरकार, शायद मैं जब सुन रहा था तब उसमें शायद 75-76 सीट विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। वहाँ पर बीजेडी ने लोकसभा की एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है, अब उसका क्या होगा वो पता नहीं। तो इसी तरह से बिहार में एक सबसे बड़ी जो जीत हुई है पप्पू यादव की हुई है पूर्णिया से, और उस सीट को मैं समझता हूँ, मेरा जो अपना एनालिसिस है, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जो गलत फैसले लिए उनको लेकर के ये सारी जो कवायद है वो झेलनी पड़ रही है आरजेडी को। पप्पू यादव को यदि वो सीट रिलीज़ कर दी जाती कांग्रेस की तरफ से तो मैं समझता हूँ आरजेडी को बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता, लेकिन आरजेडी बहुत सिमट कर रह गई है। इतनी भीड़ आई, इतनी सारी कुछ हुआ, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। और वहाँ पर पासवान के जो लड़के हैं, चिराग पासवान, उन्होंने पूरा 100% जो सीटें उनको मिली थी समझौते में, वो पाँचों की पाँचों सीटें जीत ली हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारा जो किस्सा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की 240 सीटें प्राप्त करके 100 से शायद 1-2 ज़्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस दूसरे नंबर पर, और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, और चौथे नंबर पर टीएमसी का नंबर आता है, और उसके बाद बाकी तो सब जैसा था वैसा ही है। तो ये सबसे बड़ी बात है, उपलब्धि की बात है अखिलेश यादव के लिए कि उन्होंने अपने नंबर के हिसाब से भारत में तीसरे नंबर का दर्जा हासिल किया है समाजवादी पार्टी के रूप में। तो अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें रामगोपाल यादव जी ने कहा था कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और देखते रहिए आगे चल के क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया है कि अभी हम जब तक अलायंस से बात नहीं कर लेंगे तब तक कोई बात नहीं करेंगे। बातें बहुत सारी चल रही हैं। आरएसएस के कहने पर राजनाथ सिंह जेपी नड्डा से मिले हैं, तो हो सकता है अंदर अंदर कोई बात नरेंद्र मोदी को लेकर के हो रही हो, शायद आरएसएस पीएम का चेहरा बदलना चाहती हो, ये भी एक बात चल रही है। इधर मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के भीतर ये खुसर पुसर है, क्योंकि उसने सहयोग नहीं किया, इसलिए ये कुगत हुई है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपना करिश्मा दिखा दिया है, और उन्हें जो नरेंद्र मोदी को उनका जो सपना था, अमित शाह का जो सपना था उन्हें हटाने का, उसका उन्हें पूरी तरह से खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ दिया है। तो ये भी एक कहानी हो सकती है, लेकिन ये कहानियाँ चलती रहती हैं। हमारा काम इन कहानियों को, फुलझड़ियों को छोड़ना नहीं है, होता है, हमें दिखाना होता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिलहाल अभी तक की जो सिचुएशन थी वो यही है। नरेंद्र मोदी भी शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच गए हैं, वहाँ पर वो जश्न की तैयारियां हैं, वहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लड्डू भी बट रहे हैं। हो सकता है
सरकार बनाने के लिए कल से उनकी पेशबंदी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच एक चीज़ सामने आई, शरद पवार ने जेडीयू अध्यक्ष जो हमारे चाचा हैं उनसे बात करी। अब उनका क्या रुख कहा हो जाता है ये तो अब समझ से बाहर है, क्योंकि उनका पता ठिकाना ठीक नहीं है। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। हो सकता है कि वो उनको कोई बड़ा झटका लग जाए और कोई बात हो जाए, क्योंकि कल वो दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। वहाँ क्या बात हुई है तो हमको नहीं मालूम। अमित शाह से वो नहीं मिले थे। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो, इसलिए अमित शाह नहीं मिले हों। लेकिन यदि उनको अपनी इज्जत वेज्जत का ख्याल है तो हो सकता है वो जिस इंडिया गठबंधन का उन्होंने पौधा लगाया था उसी में वापस लौट आए। अब टीडीपी की बात है, टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं उनका आपको सबसे पहले मालूम है चंद्रबाबू नायडू, वो अभी जेलों में रह के आए हैं, तमाम घपले और उनमें उनको फंसा दिया गया था। लेकिन अब वो सरकार वहाँ अपनी बनाने जा रहे हैं, विधानसभा में उन्हें उस पर बहुमत मिल गया है। तो अब उनकी क्या स्थिति होती है ये देखने की बात है। अब इन दोनों नेताओं पर ही दारोमदार है कि वो क्या करते हैं। चंद्रबाबू नायडू और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इस चीज़ में क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।